स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप देख रहे हैं चैप्टर 7 रेवेन्यू से रिलेटेड, जो कि आपको कराना भी है। और आपके 11th में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपका ये चैप्टर 7 भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। और ये बहुत छोटा चैप्टर है अगर देखा जाए औरों के मुकाबले, तो आप इसे फटाफट कर भी सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट आपने पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कुछ ही टाइम में मैं जो है आपके लिए मैराथन भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको 5 घंटे की क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसमें चैप्टर वाइज यानी चैप्टर 1 से लेके आपके फर्स्ट हाफ ईयरली में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होगी उसमें। बस आपको जो है अपने चैनल से जुड़े रहना है, और आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू होता क्या है, व्हाट इज़ रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू के बारे में मेंशन कर रखा है कि रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। कहने का मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है वो जो भी अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है और क्या करके सेल करके जो भी आप क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल कर रहे हो मार्केट में। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई सामान है उसे मैं मार्केट में लेके जा रहा हूँ और उसे बेच दे रहा हूँ, और बदले में मुझे सामने वाला पैसा पे कर रहा है, तो वो जो मेरे पास अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो कह रहा है कि इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द सेल लेवल। कहने का मतलब है ये सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कहने का मतलब सेल जितना ज़्यादा होगा रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप जो है ये 3 का टॉपिक आप पढ़ेंगे कि रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट टर्म: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज़ द एवरेज रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो आप सिंपल सा समझिए, आपने एक दिन में या एक साल में या एक महीने में हम जैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं एक बात करता हूँ कि एक साल में मैंने टोटल जितना सामान बेचा, ठीक है, और उससे जितना भी पैसा रिसीव हुआ उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। कहने का मतलब टोटल रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसीलिए यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, या आप कह दो टी आर इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो कोई नहीं, आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे कि आप जितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचते हो प्लस एक क्वांटिटी की कीमत कितनी है। कहने का मतलब मैंने अगर 200 क्वांटिटी बेची और पर क्वांटिटी 5 रुपए का बेचा है, तो कहीं ना कहीं आप बता दोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज रेवेन्यू में। एवरेज रेवेन्यू रेफर टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। कहने का मतलब है एवरेज रेवेन्यू का मतलब ये है कि जितना भी जो आपने यूनिट जो है बेचा, पर यहाँ लिखा है पर यूनिट। कहने का मतलब अभी मैं आपको बता रहा था कि 200 यूनिट मैंने बेचा और पर यूनिट जो है 5 रुपए का है, तो यहाँ जो एवरेज है वो पर यूनिट का ही है। तो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, यानी जितना आपके पास टोटल रेवेन्यू आया। अभी मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ कि जैसे मैंने कहा 1000 रुपये आए मेरे पास और मैंने जो है 200 यूनिट बेचे, तो आप बता सकते हो कि 1000 रुपये आए, और ये जो 1000 रुपये आए ये टोटल 200 यूनिट के हैं, तो आप बता सकते हो कि एक यूनिट की वैल्यू जो है 5 रुपये। ठीक है, तो ये जो आप पर यूनिट वैल्यू निकालते हो ना, पर यूनिट रेवेन्यू निकालते हो कि एक यूनिट पे बेचने पर आपको कितने रुपए मिले, तो वो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप पर यूनिट यानी एक यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला भी आपके सामने है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि मार्जिन रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब है कि मैं दिन भर में जो है 1000 यूनिट बेच लेता हूँ।
अगर मैंने 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा बेच दिया, 1 यूनिट ज़्यादा बेच दिया, तो उस 1 यूनिट के बेचने से टोटल, या यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जो मैंने 1000 से जितना भी एक एडिशनल यूनिट बेचा और उससे जितना भी एडिशनल रेवेन्यू आया, उसी को हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। आपको मैं बस सिंपल सा ये बात बताऊं, सिंपल सा आप ये समझिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि 5 यूनिट मैंने बेचे, क्योंकि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि अमाउंट से आपको गड़बड़ ना हो। मैंने कहा मैंने 5 यूनिट बेचा, और 5 यूनिट जो बेचा पर यूनिट 10 रुपये का था। तो आपने कहा सर आपने 5 यूनिट बेचा, आपने कहा ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो 50 रुपये आ गए। जैसे ही मैंने 6 यूनिट बेचा, आप कहोगे सर अगर मैं 6 यूनिट बेच रहा हूँ तो वो हो गया आपका 60 रुपीज़। कहने का मतलब कि पहले 5 यूनिट बेचा था तो 50 रुपीज़ आया, जैसे ही 6 यूनिट बेचा तो 60 रुपीज़ आया। तो कहने का मतलब एक एडिशनल यूनिट को बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया, क्योंकि पहले 50 रुपीज़ मिले थे और जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी 5 से 6 यूनिट बेचा तो उससे मुझे 60 रुपीज़ मिले। कहने का मतलब एडिशनल जो है आपका वो 10 रुपीज़ है। तो वही जो एडिशनल कह रहा है कि एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और ये मार्जिनल, आप समझ लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद आपका एक और भी पॉइंट है इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपका जहाँ भी मार्जिनल वर्ड यूज़ होता है कहीं ना कहीं हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि आगे वाले टर्म में से जस्ट उसके पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है TRN-TRN-1। तो इस तरीके से आप MR का फार्मूला लगा सकते हो, और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है। तो आप बताएंगे MRN=TRN-TRN-1। नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये कह रहा है कि AR प्राइस आर द सेम। कहने का मतलब कह रहा है कि AR इज़ इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसीट। ये बिल्कुल सही है। हम एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं तो एवरेज रेवेन्यू यही बताता है कि पर यूनिट आपने जो कितना बेचा। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों जो है सेम थिंग के बारे में बात करता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है। ये जो प्राइस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, प्राइस मतलब 1 यूनिट का प्राइस कितना है। तो एवरेज रेवेन्यू भी यही बताता है कि 1 यूनिट का प्राइस कितना है, और आपका जो है नॉर्मली प्राइस भी यही बताता है कि 1 यूनिट को आपको कितने में बेचना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फार्मूला भी कुछ बता रखा है, जैसे कि TR इक्वल्स टू, यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, एंड AR इक्वल्स टू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो आप देखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको जो है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, तो पहले से तो मुझे ये निकल कर आ गया कि क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गया, बचा क्या आपका प्राइस। तो कहने का मतलब AR इक्वल्स टू प्राइस। आपसे इस तरीके की इक्वेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में ज़रूर पूछ लेगा कि बताइए कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, तो आपका जवाब यस होगा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम। कहने का मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर द सेम। तो यहाँ मैं बात कर लूँ कि द, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, अ बायर डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड बाय द बायर एट वेरियस प्राइस। In other words, it shows the various level of average revenue which the different quantity goods are sold by the seller. So there in economy, it is the contemporary to refer AR curve as the demand curve of the firm. छोड़ो, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ बात करते हैं। ये भी आपका पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं है,
तो मैं फिर भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स में आपको यहाँ क्लियर करवा दे। कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बताइए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसा रहेगा। तो आपका परफेक्ट कंपटीशन का ही रहता है, इन परफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको हटा सकते हो, सिर्फ परफेक्ट वाला ही आपने पढ़ना है। तो कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैन बी डिस्कस अंडर द टू सिचुएशन। आपने सिर्फ पहला सिचुएशन पढ़ना है, दूसरा सिचुएशन आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। पहला जो है सिचुएशन ये कहता है इट हैपन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम जब परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग मार्केट का पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पता होगा कि मार्केट में आप जो भी सामान बेच रहे हैं, जितने लोग सामान बेच रहे हैं वो सेम प्राइस पे ही बेचते हैं, इसीलिए प्राइस बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आपके आसपास जितने भी परचून के दुकान है उससे आप जो है कहिए मेरे को एक 10 वाला कोलगेट दे दीजिए, तो वो बंदा आपको 10 वाला कोलगेट ही देगा। ये नहीं कि आपको 10 वाला 11 में बेचेगा, 12 में बेचेगा, ऐसा नहीं। तो इस तरीके की मार्केट को हम जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं, जहाँ पर सारे कमोडिटी अगर सेम है, सेम क्वांटिटी में है तो वो सेम प्राइस पे ही बिकेंगे, ऊपर नीचे प्राइस पे नहीं बिकेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी किस केस में जो है या किस मार्केट में जो है आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसमें लिखा है कि इट हैपन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, यानी अगर आपका मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पर आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इट मीन एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन सोल्ड दैट पर्टिकुलर प्राइस, यानी उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा जिस प्राइस का वो दे रखा है, यानी आप इसमें प्राइस चेंज नहीं कर सकते। और इसी का उल्टा यहाँ पर ये है कि आप प्राइस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो ऐसे मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जितने भी सब्जी मंडी हैं, तो वहाँ पे जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ रेडी वाले कम पे बेचते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पे बेचते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है चीज़ों को खरीदते हो। तो ऐसे मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AR और MR व्हेन द प्राइस इज़ कांस्टेंट। कहने का मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बात कर रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में आप जो है रिलेशन बताइए AR और MR का क्या रिलेशन है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं और आप ये टेबल भी देख रहे हैं। डायग्राम यानी कर्व से तो ये सारा का सारा पता चल रहा है कि एक सीधी लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस के सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, प्राइस वैसे का वैसा ही रहता है, इसीलिए एक सीधी लाइन जाती है। और जो ये बता रहा है कि यहाँ AR इक्वल्स टू MR होगा और इक्वल्स टू प्राइस होगा। कहने का मतलब AR भी इक्वल होगा, प्राइस भी इक्वल होगा एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल होगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक यूनिट पर यूनिट कितने में बिक रहा है, 5 रुपये में। तो कहने का मतलब टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 5 रुपये। उसके बाद दो यूनिट अगर मैं बेचूं तो एक यूनिट की कीमत 5 रुपये है, तो वैसे दो की कितनी हो गई, 10। ऐसे ही 3 हो गया, ऐसे ही 4 हो गया। तो ये मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर ही होगा, नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने 5 से एक यूनिट को डिवाइड किया तो AR आ जाएगा, 10 को 2 यूनिट से डिवाइड किया तो भी AR आ जाएगा। और आप देखेंगे कि AR और प्राइस दोनों सेम है। आप 25 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 ही आएगा, तो ये AR के बराबर है। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना आना चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, आप जैसे कि देखेंगे कि पहली वैल्यू एक यूनिट की वो हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 निकल कर आएगा, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 निकल कर आएगा, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 निकल कर आएगा,
और ऐसे ही 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो ओबियसली 5 निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको आगे वाली वैल्यू में से जस्ट उसकी पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ता है और इस तरीके से आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। कहने का मतलब आगे वाली वैल्यू 10 है और पीछे वाली वैल्यू 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो ये वाला 5 आएगा जहाँ पे आपका ये एरो दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो 5 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि 0 यूनिट पे 0 रेवेन्यू होता है तो ओबियसली 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। तो कहने का मतलब एक यूनिट पे जो भी टोटल रेवेन्यू होता है वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। बाकी उसके बाद आप आगे वाली वैल्यू में से जस्ट पीछे वाली वैल्यू माइनस करना है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, तो आप एक्सप्लेनेशन में साफ देख रहे हैं कि आपका प्राइस, एआर और मार्जिन रेवेन्यू दोनों, यानी तीनों, हम दोनों ही तीन की बात कर रहे हैं, प्राइस, एआर और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है और इसीलिए इसका डायग्राम आप देखेंगे एक सीधा जा रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस जो है इक्वल रहता है और यही एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ एक बार आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द टी आर एंड एम आर व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब इस बार रिलेशन किसके बीच है, टी आर और एम आर के बीच। ठीक है भाई, अगर टी आर और एम आर का रिलेशन बताना है तो वो भी बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आप यूनिट देख लीजिए, एक में आपका प्राइस है, एक में टी आर है और एक में ये एम आर है। और यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहाँ पे प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, लैपटॉप का चार्ज थोड़ा ख़त्म हो गया था, इसलिए जो है मैंने इसे चार्जिंग में लगाया है। तो बाकी आई होप आपको रेडी रहे होंगे एंड सॉरी फॉर दिस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट जो हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5, और पर यूनिट 5 रुपीज़ के हिसाब से बिक रहा है, और वैसे आपका टोटल रेवेन्यू भी है। तो कहने का मतलब अब आपको रिलेशन टी आर और एम आर में बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर। तो आप देख रहे हैं कि टी आर तो बढ़ता जा रहा है, ये सीधी जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है टी आर है, और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा जा रहा है, कांस्टेंट सीधा जा रहा है। तो कह रहा है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन नो फर्म इज़ द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कहने का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है कोई भी फर्म जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब प्रभावित नहीं कर सकता। कह रहा है अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली द सेम प्राइस। कहने का मतलब फर्म जो है कितनी भी क्वांटिटी बेच ले लेकिन वो सेम प्राइस पर ही बेचेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि एम आर जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो है इसीलिए एम आर जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगा, बट टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है लेकिन मार्जिन रेवेन्यू जो है सीधा जा रहा है। तो ये आपका जो है परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, आप एक बार इसे देख लेना। उसके बाद कह रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल विद रेज इन आउटपुट। कहने का मतलब ये है
कि देखिए यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ए आर और एम आर में रिलेशन पूछा है आपसे, तो आप क्या रिलेशन बताएंगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। तो यहाँ पर देखो पॉइंट जो है, बहुत पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, 3 नंबर का आएगा, तो 3 नंबर में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं और प्लस आपने जो है ये डायग्राम बनाना है, और फालतू की कुछ नहीं करनी, ये शेड्यूल भी नहीं बनाना है आपने, ठीक है। सिर्फ डायग्राम और 3 एक्सप्लेनेशन दीजिए, बात खत्म, इससे ज़्यादा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि कि पहला एक्सप्लेनेशन आपको क्या दिख रहा है कि ये ए आर है और ये एम आर है, ठीक है, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों डिक्रीज, क्योंकि ए आर भी नीचे की तरफ जा रहा है और एम आर भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ कौन जा रहा है, एम आर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वैन फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल डिक्रीजिंग द प्राइस दैन ए आर फॉल विद इंक्रीज इन सेल। कहने का मतलब, आप ये पहला पॉइंट हटा दीजिए, कोई बात नहीं, कि रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट एम आर विल बी लेस दैन ए आर। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि ए आर जो है एम आर से व्हाट, एम आर ज़्यादा गिर रहा है और ए आर कम गिर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली सिचुएशन क्या होती है कि व्हेन बोथ ए आर एंड एम आर फॉल बट एम आर इज़ व्हाट, एम आर इज़ लेस देन ए आर, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि एम आर जो है सबसे ज़्यादा गिर रहा है, ए आर है। दूसरी सिचुएशन में ये कह सकते हैं एज रिजल्ट बोथ ए आर एंड एम आर कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, दोनों का कर्व कैसा रहेगा, लेफ्ट की साइड नीचे की तरफ रहेगा। तो ये भी मेंशन बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा आप ये पॉइंट देख सकते हो कि ए आर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक्स को, लेकिन एम आर जो है इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, और यही 3 पॉइंट जो है आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। तो अगला आप यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। ये भी क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ये पीछे वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको भी आप जो है अच्छे से करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ए आर और एम आर में देखो दोनों बढ़ रहा है, लेकिन जो है आप देखेंगे एम आर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए आर एज लॉन्ग एज एम आर इज़ हायर देन ए आर। देखोगे ये लाइन दिख रही है दोनों, ये वाली जो लाइन है वो ए आर की है, और ये जो ऊपर वाली जो ये लाइन जा रही है ये एम आर की है। तो कहने का मतलब दोनों इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन एम आर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ए आर से। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है, कि व्हेन बोथ ए आर एंड एम आर इंक्रीज बट ए आर इंक्रीज मोर देन, सॉरी, एम आर इंक्रीज मोर देन ए आर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने, क्योंकि एम आर ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर एक ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं, अगर आप ये एरो देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जो है इसको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये कट कर रहा है, और अगर ये यहाँ पे कट करता है जहाँ पर एम आर और ए आर दोनों क्या है, बराबर होंगे, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मैं इसको जो है एक बार वो कर देता हूँ, हाँ, इसको मैं ड्रॉ के बारे में बात है ना, ये जो कट कर रहा है ना यहाँ पे जो कट कर रहा है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये जो है आपका जो है यहाँ पर ए आर और एम आर दोनों बराबर होंगे। उसके बाद ये नीचे की तरफ डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ डिक्रीज़ होगा, और जब ये डिक्रीज़ होता है तो एम आर ज़्यादा डिक्रीज़ होता है ए आर से, इसलिए लिखा है ए आर फॉल व्हेन एम आर इज़ लेस देन ए आर। कहने का मतलब है जब आपका ए आर डिक्रीज़ होता है तो कहने का मतलब एम आर ज़्यादा डिक्रीज़ होता है ए आर के अकॉर्डिंग। तो ये जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखे हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाकायदा ये पॉइंट के साथ आपने ये डायग्राम भी बनाना है। तो क्या आपने सीखा कि जब ए आर इंक्रीज़ होता है तो बेसिकली एम आर ए आर से ज़्यादा होगा, जहाँ पर ये दूसरे को कट कर रहा है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए आर और एम आर, वहाँ पर ये इक्वल होते हैं। एंड थर्ड, उसके बाद ये नीचे की तरफ फॉल करते हैं, जिसमें एम आर ज़्यादा फॉल करता है ए आर से, यानी कि जब बढ़ेगा तो एम आर ज़्यादा होगा और गिरेगा तो भी सबसे ज़्यादा गिरेगा। तो ये पॉइंट है जो आपको समझना है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड एम आर। इसको भी आप ऐसा देख सकते हो डायग्राम को देख करके कि जब टी आर देख रहे हो बढ़ रहा है ना, तो एम आर क्या है, पॉजिटिव है, तब तक पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है ना ये वैल्यू पॉजिटिव है। आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन टी आर इंक्रीज एम आर डिक्रीज,
ओके, ये भी पॉइंट चल जाएगा। आप ये डायग्राम देखिए ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है टी आर और एम आर नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहने का मतलब व्हेन टी आर इंक्रीज एम आर डिक्रीज। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि जब टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद टी आर नीचे की तरफ गिरेगा। यानी जितना बढ़ना था वो ए तक बढ़ गया, अब उसके बाद इसे नीचे गिरना है। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ऊपर अब वो नहीं बढ़ सकता। तो आप देखेंगे कि एक लाइन जा रही है जो ये बता रहा है कि जब टी आर, यानी व्हेन टी आर एट अ मैक्सिमम पॉइंट देन एम आर इज़ ज़ीरो, यानी एम आर क्या है आपका, ज़ीरो है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई, तो दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा, व्हेन टी आर फॉल एम आर इज़ नेगेटिव। ये देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कब, जब ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यही लिखा है व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव टी आर स्टार्ट फॉलिंग। कहने का मतलब जब एम आर नेगेटिव हो जाता है तो समझ लेना टी आर गिर रहा है। तो ये तीन पॉइंट है जो आपको समझने थे। तो इस पॉइंट में आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है कि एम आर कैन बी ज़ीरो एंड even negative when price fall then raise in output. Yes, MR can be negative when TR fall. अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि MR नेगेटिव कब होता है, जब TR फॉल करने लग जाए। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और MR कैन बी ज़ीरो when TR रिमेन सेम विद द रेज इन आउटपुट। कहने का मतलब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे अब रुक गया है। तो ये पॉइंट्स आपके थे जो कि बहुत ही थोड़े से डीपली पॉइंट में हमने पढ़ा है, और शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी एक बार वीडियो को और देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको कराऊंगा, तब तक आप जो है